मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, एकेडमिक काउंसलर्स, इग्नू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो खासकर अंडर ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स का है, जो BECC 133 और इस पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और बहुत सारी डिस्कशंस इस पे हो चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो इस पेपर में डिस्कस करेंगे वो है खासकर ब्लॉक 1 की यूनिट 2। और ये जो ब्लॉक 1 की यूनिट 2 है, ये बेस्ड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे, अर्थात राष्ट्रीय आय लेखांकन पर। तो राष्ट्रीय आय जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसके बारे में, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। जैसे कि अ, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में बेसिकली कई सेक्टर शामिल होते हैं। जैसे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है और ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत, अर्थात द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम वो कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि खासकर समष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत जो आपका BECC 133 है, उसमें राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन एकेडमिक्स में हम लोग के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट है। तो जब भी सर्कुलर फ्लो की बात आती है तो सर्कुलर फ्लो मतलब है चक्रीय प्रवाह, अर्थात आय एक लेवल से दूसरे लेवल पर कैसे जाती है और चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न जो सेगमेंट हैं उनके मध्य कैसे होता है, ये जो है हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं खैर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हमने कहा यूनिट 2 है ब्लॉक 1 का। तो जब भी हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो या चक्रीय प्रवाह की, तो अर्थव्यवस्था में जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, वो हमने कहा कि 3 तरह की अर्थव्यवस्थाओं में होता है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिस पे हमें जो है ध्यान देना जरूरी है। जब भी हम चक्रीय प्रवाह की बात होती करते हैं अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के, तो उसमें एक होता है इंजेक्शन और दूसरा है लीकेज, अर्थात अर्थव्यवस्था में रिसाव कहाँ हो रहा है, आय का रिसाव किन किन स्तरों पर हो रहा है, उसकी भी जानकारी होना जरूरी है। और दूसरा ये है कि इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, अर्थात अंतर प्रवाह कहाँ से हो रहा है, इंजेक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, उसकी भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसमें अगर हम बात करें खासकर राष्ट्रीय आय के लीकेज की, तो कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे सेविंग है जिसको हम बचत कहते हैं, बचत है, कर है और जो है आयात है। ये जो है लीकेज कहलाते हैं, अर्थात इनसे जो सर्कुलर फ्लो है आय का, अर्थात जितनी इनकम है वो अर्थव्यवस्था में एक तरह से व्यय होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा हो रहा है, जिसको हम एक साधारण भाषा में कहते हैं बचत निवेश के बराबर होती है, तो निवेश और बचत में कोई डिफरेंस ना हो, तो कहने का मतलब है कहीं कोई लीकेज नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर बचत के रूप में लीकेज होता है कुछ ऐसा जो इन्वेस्टमेंट में नहीं जा पाता है, तो कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो बाधित होता है। इसी तरह से हमने कहा कि जो है, जो सरकार टैक्स लगाती है, वो टैक्स भी जो है एक तरह से अर्थव्यवस्था में लीकेज का काम करता है, अर्थात वो कंज्यूमर से जो है चला जाता है खासकर जो है गवर्नमेंट के पास। अब डिपेंड करती है गवर्नमेंट उस लीकेज का व्यय करती है कि नहीं करती है, वो कई सारे पैरामीटर्स उस पे काम करते हैं।
दूसरी जो है, जो हम कहते हैं इम्पोर्ट, अगर हम बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं, तो वो भी एक लीकेज है। तो अर्थव्यवस्था में जब हम भी चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं राष्ट्रीय आय के, तो हमें लीकेज और इंजेक्शंस, इन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे हमने कहा कि बचत जो है, जो कर है और जो आयात है, ये अर्थव्यवस्था के लीकेज कहलाते हैं, जिसको हम रिसाव कहते हैं हिंदी में। और दूसरी जो बात है, जिसको हम इनफ्लो कहते हैं या हम कहते हैं इंजेक्शंस कहते हैं, उसमें जैसे हमने कहा कि अगर कुल बचत निवेश में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात जितनी अर्थव्यवस्था में हाउस होल्ड सेक्टर बचत करता है, वो पूरी-पूरी निवेश में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं है। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ता है, वो इंजेक्शन का काम करता है। सरकारी क्रय या सरकारी व्यय अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ता है, तो भी इंजेक्शन के रूप में कार्य करता है। और कोई भी सरकार अगर निर्यात करती है, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट करती है, तो भी वो अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन के रूप में ही कार्य करता है। तो ये जो बेसिक चीज़ है, खासकर राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में, ये 2 इम्पोर्टेंट कांसेप्ट हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें लीकेज को, रिसाव को कम करना है, इंजेक्शंस को बढ़ाने हैं, तभी जो है हमारा जो सर्कुलर फ्लो का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में कहीं भी कोई जो है लीकेज नहीं होना चाहिए। तो लीकेज और इंजेक्शंस के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो है, जो ये यूनिट है 2 ब्लॉक 1 की, वो पूरी तरह से फ़ोकस करती है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों के बीच कैसे होता है। तो जैसे हमने कहा कि चक्रीय प्रवाह में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज होता है तो उसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे हमें ज़रूर दिखाई पड़ता है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, तो बात आती है कि जो है, अगर अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय है, द्विक्षेत्रीय का मतलब है सिर्फ़ उसमें हाउस होल्ड सेक्टर है और जो है बिज़नेस सेक्टर है। अर्थात अर्थव्यवस्था में अभी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है, उसमें हम लोग जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में या टू सेक्टर जो इकोनॉमी है, उसमें आय का चक्रीय प्रवाह कैसे कार्य करता है। तो अगर आप देखेंगे, तो आय के चक्रीय प्रवाह में खासकर दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, तो एक क्षेत्र होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम जो है घरेलू गृहस्थ क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा होता है बिजनेस सेक्टर, जिसको हम जो है खासकर बिजनेस क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर आप देखें इसमें, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, वो कहीं न कहीं से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के जो साधन होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनका वो ओनर होता है। अर्थात जो गृहस्थ क्षेत्र है, जो घरेलू क्षेत्र है, वो अर्थव्यवस्था के संसाधनों का मालिक होता है। और जो बिज़नेस सेक्टर होता है, वो उसको संसाधनों की ज़रूरत होती है। अर्थात वो अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्र होता है, जिसको कि संसाधनों की ज़रूरत होती है। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो संसाधन हैं उत्पादन के, उसमें खासकर जैसे लैंड है, भूमि है, श्रम है, पूँजी है और एंटरप्रेन्योर है। तो ये जो जिसको हम साहसी के नाम से जानते हैं, ये अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लेकिन ये संसाधन कहाँ पे होते हैं? ये संसाधन होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में। तो इन संसाधनों को बिज़नेस सेक्टर डिमांड करता है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर मार्केट डिमांड। तो ये फैक्टर मार्केट के कंपोनेंट। तो अब अगर बिज़नेस सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर से इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की डिमांड करता है, तो इसका मतलब है कि फैक्टर की सप्लाई हाउस होल्ड सेक्टर से बिज़नेस सेक्टर की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से एक तो सर्कुलर फ्लो
एक तरह से फैक्टर मार्केट का अगर हम देखें, तो हाउस होल्ड सेक्टर से बिज़नेस सेक्टर की तरफ आता है। और दूसरी जो बात आती है, जो बिज़नेस सेक्टर होता है, वो उत्पादक क्षेत्र होता है, वस्तुओं और सेवाओं को वो बनाता है और वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के क्रम में वो जो है, बनाने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर को उन वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है। तो आप देखेंगे कि फैक्टर मार्केट पर तो अधिकार या जो कारक जो है बाज़ार है, उस पर अधिकार तो हाउस होल्ड सेक्टर का होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट है, जिसको हम उत्पाद बाज़ार कहते हैं, उस उत्पाद बाज़ार पे जो एक तरह से अधिकार होता है, वो बिज़नेस सेक्टर का होता है। तो इसका अर्थ सीधा-सा हुआ है कि राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह आप देखेंगे, तो फैक्टर की सप्लाई हाउस होल्ड सेक्टर से बिज़नेस सेक्टर की तरफ और जो है उत्पाद की सप्लाई बिज़नेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ होती है। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। अब एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आती है, वो ये आती है कि भई अगर फैक्टर हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिलता है? तो अर्थात जो फैक्टर का ओनर है, उसको जो है इनकम मिलती है। अर्थात अगर हाउस होल्ड सेक्टर बिज़नेस सेक्टर को उत्पादन के संसाधनों को सप्लाई करता है, तो उसके बदले उसको कुछ इनकम भी प्राप्त होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात उत्पादन के साधनों की जो भी लागत होगी, जो भी एक तरह से कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट के बदले जो बिज़नेस सेक्टर है, वो हाउस होल्ड सेक्टर को एक तरह से इनकम जो है देता है। तो इस तरह से फैक्टर की सप्लाई के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर जो है, वो इनकम को जनरेट करता है। अर्थात फैक्टर को बिज़नेस सेक्टर को बेचता है और वहाँ से इनकम जनरेट करता है। तो इस तरह से जो फ्लो हुआ, वो कैसे हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर गए बिज़नेस सेक्टर की तरफ और बिज़नेस सेक्टर से इनकम आती है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब ये इनकम आ गई। दूसरी जो स्थिति है कि इसमें जो बिज़नेस सेक्टर है, जो प्रोडक्शन यूनिट के रूप में काम कर रहा है, वो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादक का काम करता है, वो कहाँ भेज रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर में। और हाउस होल्ड सेक्टर में ऑलरेडी इनकम जनरेट हो चुकी है, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो है बेचने से मिली है। तो अब ये उत्पाद को बेचता है, बिज़नेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर उन उत्पादों को खरीदता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इनकम है। तो एक तरह से प्रोडक्ट मार्केट का सप्लायर है एक तरह से बिज़नेस सेक्टर और दूसरी स्थिति में आप देखें कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसको हम उपभोग के व्यय करते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर बिज़नेस सेक्टर की वस्तुओं को खरीदने के लिए एक तरह से व्यय करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, हाउस होल्ड सेक्टर और बिज़नेस सेक्टर के मध्य आय का एक चक्रीय प्रवाह है। अर्थात उत्पादन के संसाधनों की सप्लाई हुई हाउस होल्ड से बिजनेस, इनकम आई बिजनेस से हाउस होल्ड और इसी तरह से उत्पाद जो निर्मित हुए हैं उसकी सप्लाई हुई बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ और जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम थी वो पहुंच गई बिजनेस सेक्टर के पास। तो जो इनकम बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर की थी, वो एक तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में पुनः जो है वो इनकम बिजनेस सेक्टर के पास आ जाती है। तो ये तो जो सर्कुलर फ्लो है ये चलता रहता है और अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो इन सर्कुलर फ्लो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की वेन्स है, नसें हैं, जिसमें जैसे हमारी नसों में रक्त का प्रवाह होता है उसी तरह से इकोनॉमी के विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उसमें ये सर्कुलर फ्लो चलते रहना चाहिए। अर्थात उत्पादन की गतिविधियों को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये सर्कुलर सर्कुलर फ्लो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस सर्कुलर फ्लो में जैसे कि हमने बताया, कोई भी किसी तरह का लीकेज आता है, जैसे अभी हमने बात की थी कि लीकेज के रूप में सेविंग की बात की थी, बचत की बात की थी, टैक्स की बात की थी बंद अर्थव्यवस्था के संबंध में, तो कहीं न कहीं ये लीकेज नहीं आने चाहिए। अगर लीकेज आते हैं, तो उसके बराबर जो है एक तरह से क्षतिपूर्ति भी होनी चाहिए। तो ये सर्कुलर
फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। अर्थात जितनी इनकम आई उतना एक्सपेंडिचर हो गया और अर्थव्यवस्था का जो द्विक्षेत्रीय मॉडल है जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं, खासकर हाउस होल्ड सेक्टर और जो है घरेलू क्षेत्र और खासकर जो आपका बिजनेस सेक्टर है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच आय का प्रवाह ये बना रहता है। और आय का प्रवाह बना रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आय का प्रवाह जो है वो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था में समृद्धि की दर को जो है बढ़ाने में सहयोग करता है और अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन करता है। अब ये तो बात हो गई कि फैक्टर मार्केट्स सप्लाई हुए बिजनेस सेक्टर को और वहां से प्रोडक्ट मार्केट के रूप में जो है हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई हुई और इनकम का एक तरह से सर्कुलर जो है मूवमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की ही बात करें तो वहां पे एक जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट के क्रम में ही एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने कहा कि एक होता है मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। तो उस आय का जो सर्कुलर फ्लो होता है, उसमें कहीं न कहीं अगर कोई लीकेज आता है, जैसे कि सेविंग की बात हम कर रहे हैं, सेविंग एक लीकेज है, तो वो सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ जाती है? वो सेविंग कहीं न कहीं बैंक में जमा होती है। अर्थात हाउस होल्ड सेक्टर जो भी उसकी आय होती है पूरे मंथली अगर हम बात करें या एनुअल लेवल पे बात करें, जो आय होती है उसका 2 पार्ट होता है। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम उपभोग व्यय कहते हैं, जो हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सेविंग। तो जो सेविंग का पार्ट है या बचत का पार्ट है, वो व्यक्ति बैंकों में रखते हैं। खासकर आज के समय में अगर हम बात करें तो सेविंग लोग अपने इन कैश फॉर्म में घरों में नहीं रखते बल्कि जो है एक सिस्टम में रखते हैं जो इसको हम बैंकिंग प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो वो सेविंग जो है कहीं न कहीं बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होती है। तो एक तरह से हम बात करें कि अगर कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, तो बचत जो है, जो हाउस होल्ड सेक्टर का महत्वपूर्ण भाग है, वो कहीं न कहीं कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में आ जाता है या बैंकिंग प्रणाली में आ जाता है। अब बैंकिंग प्रणाली में जो घरेलू क्षेत्र की बचत आई, वो बचत जो है कहीं न कहीं निवेशकों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराती है। अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होती है, तो निवेश बढ़ता है। निवेश जो है एक तरह से प्रेरित होता है। तो जो बचत हमारे सिस्टम में आई, वो बचत अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें कम हैं, क्योंकि बचत अगर ज़्यादा होगी, तो एक तरह से फंड अवेलेबल होंगे निवेश के लिए। तो ब्याज दरें अगर कम होती तो निवेश अर्थव्यवस्था में बढ़ता है और अल्टीमेटली वो बिज़नेस सेक्टर के लिए काम आता है। तो अब आप देखिए इसको लिंकेज कि अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र जो बचत करता है, वो बैंकिंग प्रणाली में के तहत एक तरह से बिज़नेस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक पूंजी उपलब्ध होती है। तो बचत ज़रूरी है, लेकिन वो बचत इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बचत का कुछ भाग मान लीजिए कि अगर ₹1000 की बचत हुई और उस ₹1000 में अगर ₹100 रह गया, अगर पूरा-पूरा निवेश के लिए उपलब्ध फंड नहीं रहा, तो कहने का मतलब वो लीकेज है। उस लीकेज को जो है हमें मिनिमाइज़ करना है। अर्थव्यवस्था में लीकेज जितना ही ज़्यादा कम होगा, उतना ही अर्थव्यवस्था में जो है सर्कुलर फ्लो अच्छा होगा। तो जब भी बैंकिंग प्रणाली इंट्रोड्यूस होती है, फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में, तो कहीं न कहीं बचत और निवेश की बात आती है। तो निवेश के लिए बचत का होना ज़रूरी है और इफ़ हम कहते हैं कि जो बचत है वो निवेश के बराबर हो जाए, अर्थात बचत जितनी अर्थव्यवस्था में हो रही है वो पूरी-पूरी अगर निवेश हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में कहीं कोई लीकेज नहीं होता है और अर्थव्यवस्था जो होती है वो अच्छे से मूव करती है।
तो ये बात हो गई कि अगर कोई भी अर्थव्यवस्था वो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह किस प्रकार से होता है। अब हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में हमने कहा कि 3 सेक्टर जो है खासकर इकोनॉमी होती है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में जैसा कि हमने बताया कि घरेलू क्षेत्र, बिज़नेस क्षेत्र, बिज़नेस सेक्टर और तीसरा जो कंपोनेंट आता है महत्वपूर्ण वो है गवर्नमेंट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र और बिज़नेस सेक्टर के साथ बिज़नेस क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र आ जाता है, तो वो अर्थव्यवस्था त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था अभी ये बंद है। अर्थात अर्थव्यवस्था का किसी भी प्रकार का बाहरी व्यापार नहीं है। अर्थात त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी एक बंद अर्थव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। तो अब जो हमने अभी तक बातें डिस्कस की कि फाइनेंशियल सिस्टम आ गया, फैक्टर मार्केट पे कंट्रोल हाउसहोल्ड सेक्टर का है और जो खासकर अ, प्रोडक्ट मार्केट है, वो बिज़नेस सेक्टर से होता है। अब इसी में अगर हम अगली कड़ी जो है बढ़ाते हैं, अर्थात सरकार का आना। जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार आती है, जैसे कि अगर बात करें क्लासिकल सिस्टम की, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर्स में। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई रोल नहीं होता है। अर्थात वो कहते हैं एक लेसेस फेयर इकोनॉमी की बात करते हैं। वो कहते हैं नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अर्थात वो कहते हैं सरकार अगर है भी अर्थव्यवस्था में, वो एग्जिस्ट भी करती है तो उसका अर्थव्यवस्था के मूवमेंट्स में कोई भी रोल नहीं होता है। बाद में 1900 जो 29-30 में जो तीशा की विश्वबंदी आई उसमें कीन्स का जो अभ्युदय हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं सरकार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी क्रम में जब सरकार किसी भी सिस्टम में आती है, तो सरकार जो है एक अपना अलग से रोल प्ले करती है। वो रोल क्या होता है? सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है, अर्थात इंटरवेंशन करती है। वो हस्तक्षेप किस प्रकार से होता है? वो हस्तक्षेप होता है या तो टैक्स लगाती है सरकार और या फिर इंसेंटिव देती है, सब्सिडीज़ देती है अ, प्रॉपर्ली मूवमेंट के लिए। तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू और बिज़नेस क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र का आगमन होता है, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब अगर सरकार आती है, खासकर अगर हम घरेलू क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आप देखेंगे सरकार हाउसहोल्ड सेक्टर पे कुछ टैक्सेस लगाती है। वो टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हो सकता है। वर्तमान में जीएसटी के रूप में हम कह सकते हैं उसको। तो अगर इस तरह का टैक्स जो है सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है, अर्थात सरकार आती है और वो हाउसहोल्ड सेक्टर पे टैक्स लगाती है। तो वो टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? एक तरह से लीकेज है। अर्थात हाउसहोल्ड सेक्टर से या घरेलू क्षेत्र से आय का रिसाव हुआ। अगर ये रिसाव ना हुआ होता तो शायद वो एक्सपेंडिचर पे जाता और कहीं न कहीं डिमांड बढ़ती। तो टैक्स लगाने से जो टैक्सेबल इनकम हुई एक तरह से या जो टैक्स का अमाउंट हुआ, वो कहीं न कहीं लीकेज के रूप में काम करता है, जो कि भविष्य में जो कंज्यूमर की डिमांड को प्रभावित करता है, अर्थात कम कर देता है डिमांड को। तो इस तरह से सरकार हाउसहोल्ड सेक्टर से कुछ आय कर के रूप में ले लेती है। अब हाउसहोल्ड सेक्टर के लिए या घरेलू क्षेत्र के लिए सरकार करती क्या है टैक्स लेने से? वो कुछ ट्रांसफर पेमेंट जिसको हम कह सकते हैं, अर्थात हस्तांतरण भुगतान जिसको हम हिंदी में कहते हैं। हस्तांतरण भुगतान में सरकार बहुत सारे सोशल स्कीम्स चलाती है, अर्थात सामाजिक क्षेत्रों अ, में लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अर्थात जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको जो है सपोर्ट करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन है या जो है विधवा पेंशन स्कीम्स हैं। इस तरह का जो एक मार्जिनलाइज़ सेक्शन है, जो हमारा जो है हाशिए पर लोग हैं, उनके लिए सरकार
बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है। तो ये तो हुआ कि सरकार जो इनकम हाउसहोल्ड सेक्टर से प्राप्त करती है, वो उसका एक बहुत बड़ा भाग सोशल वेलफेयर में चला जाता है। दूसरी जो सरकार के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, उनमें लोगों को सैलरी देना, उनमें लोगों को जो है परचेजिंग करना, गवर्नमेंट बहुत तरह से परचेज़ करती है, वो सारी चीज़ें भी टैक्स के ही इनकम का पार्ट होती हैं। तो सरकार जो टैक्स हाउसहोल्ड सेक्टर से लेती है, इसका नहीं है वो सरकार अपने पास कुछ रखती है, सरकार उस टैक्स को कोशिश करती है कि पूरी-पूरी अर्थव्यवस्था में वो इंजेक्ट हो जाए। इंजेक्ट का मतलब है कि पूरा-पूरा वहीं पे इनफ्लो हो जाए, अर्थव्यवस्था में आ जाए वो पैसा, वो सरकार के पास ना रहे। वो किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे हमने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में के माध्यम से भी आ सकता है, ट्रांसफर पेमेंट के माध्यम से आ जाता है, या गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी पेंशन्स उस रूप में भी वो फ्लो में आ जाता है। तो ये तो बात हुई कि सरकार टैक्स अगर सरकार ने लिया, तो वो सरकार जो है टैक्स कहीं न कहीं हाउसहोल्ड सेक्टर को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र भी कर रही है। अब सरकार जब आती है तो बिज़नेस सेक्टर भी चूँकि अर्थव्यवस्था में एग्ज़िस्ट कर रहा है, अर्थात जो हमारा व्यवसायी क्षेत्र है वो भी एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो बिज़नेस सेक्टर पे भी सरकार टैक्स लगाती है। व्यवसायी जो क्षेत्र है उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। तो उस टैक्स से यहाँ पे भी एक लीकेज आ रहा है। अगर टैक्स ना होता तो ज़्यादा परचेजिंग कर सकती थी बिज़नेस सेक्टर। लेकिन बिज़नेस सेक्टर की एक आय का जो भाग है वो सरकार के पास चला जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो बिज़नेस सेक्टर जो सरकार को भुगतान करता है टैक्स के रूप में, सरकार उस पैसे को कहीं न कहीं फिर सिस्टम में डालने की कोशिश करती है। अर्थात वो उस पैसे को किस फॉर्म में डालेगी जिसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सार्वजनिक व्यय या सरकारी क्रय भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरकार की जो आय है वो एक तरह से सार्वजनिक व्यय के रूप में अर्थव्यवस्था में पुनः वापस आती है। वो सार्वजनिक व्यय कैसे होता है? वो सार्वजनिक व्यय हमने कहा स्कूल्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, उसके हॉस्पिटल के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, या हमने कहा वेलफेयर स्कीम्स के डेवलपमेंट में, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जिस पे सरकार काम कर रही है। डिफेंस है। जब खुली अर्थव्यवस्था में जब बात आती है कि बिज़नेस सेक्टर वो कैसे रोल प्ले करता है, तो बिज़नेस सेक्टर खुली अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। अर्थात जब कोई भी अर्थव्यवस्था ओपन होती है तो एक अवसर भी देती है। तो जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो बिज़नेस सेक्टर के द्वारा उत्पादित की जा रही है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है, और एक्सपोर्ट क्या है, एक तरह से अर्थव्यवस्था में इंजेक्शंस के रूप में काम करता है। अर्थात इनफ्लो ऑफ मनी, तो अर्थात अंतर्प्रवाह है आय का। तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। दूसरा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज़ को जो है प्रोवाइड करते हैं, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आती है। तो इस तरह से जहाँ हाउसहोल्ड सेक्टर हम लोग बात कर रहे थे कि इम्पोर्ट करता है, वहीं जो हमारा बिज़नेस सेक्टर है, वो एक तरह से एक्सपोर्ट करता है। तो एक तरफ लीकेज हो रहा है, तो दूसरी तरफ इंजेक्शन हो रहा है। और इसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट भी मिलते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर प्राइवेट सेक्टर ने किसी फ़ॉरेन कंपनी को इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई, तो उसके बदले उसको पारितोषिक मिलता है। तो हम इस वे में भी कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था अगर ओपन हो रही है, तो उसका प्रभाव जो है हमारे बिज़नेस सेक्टर पे भी आ रहा है, और बिज़नेस सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट, अर्थात जब हम खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे अवसर हो जाते हैं। गवर्नमेंट विदेशों से परचेज़ करती है। ऐसा भी होता है कि विदेशों से कोई टेक्नोलॉजी परचेज़ करती है, तो एक तरह से वो इम्पोर्ट है।
लेकिन जब अर्थव्यवस्था ओपन होती है तो गवर्नमेंट कई सारी चीज़ों को भेजती भी है, तो गवर्नमेंट का भी ट्रांज़ैक्शन शुरू होता है। जैसे टूरिज़्म है, अगर टूरिज़्म क्या है? एक तरह से एक्सपोर्ट सर्विसेज़ में आएगा, एक तरह से वो इंजेक्शन है। टूरिज़्म से गवर्नमेंट को इनकम होती है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। जो फॉरेन के कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, वो भी एक तरह से हमारा यहाँ इंजेक्शंस के रूप में काम करता है। वो अर्थव्यवस्था में इनकम का इन्फ्लो करता है। या सरकार जो भी नीतियाँ बनाती हैं, उन नीतियों के परिणाम स्वरूप जो हमारा विदेशी निवेश है, वो जो अर्थव्यवस्था में आ रहा है, वो भी एक तरह से इन्फ्लो ऑफ कैपिटल है। तो जब भी अर्थव्यवस्था ओपन होती है, तो उस ओपन अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र, बिज़नेस क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र तीनों जो हैं, आय का तीनों में आय का इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इंजेक्शंस भी हैं और लीकेज भी हैं। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि उस इंजेक्शंस और लीकेज में बैलेंस होना। जैसे हम कहते हैं कि अगर भी कोई भी अर्थव्यवस्था हमारी जो है खुली अर्थव्यवस्था है और खुली अर्थव्यवस्था में अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, अर्थात लीकेज ज़्यादा हो रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं अर्थात इंजेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं और लीकेज कम है, अर्थात इम्पोर्ट कम है। तो हम कहते हैं कि ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। जैसा कि हम भुगतान शेष चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन का जो बात आती है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि यदि निर्यात ज़्यादा है आयात से, तो भुगतान संतुलन जो है, वो हमारे अनुकूल होता है। तो वो क्षेत्र यहाँ से भी चीज़ें आती हैं कि अगर आय के चक्रीय प्रवाह में विदेशी क्षेत्र आता है और हमारे निर्यात बढ़ते हैं आयातों की तुलना में, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद होता है। अर्थात हमारे इंजेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, लीकेज कम है। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि हमारे निर्यात जो है कम है, हमारे आयात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो भुगतान शेष है, भुगतान संतुलन है, वो कहीं न कहीं डेफ़िसिट में आता है। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि ओपन इकोनॉमी होने का अर्थ है हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को बढ़वाएँ या इंजेक्शंस को अर्थव्यवस्था में बढ़ाएँ, तभी वो अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ अर्थव्यवस्था के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख देख सकते हैं कि अगर आय के चक्रीय प्रवाह में विदेशी क्षेत्र शामिल होता है, तो उसका कनेक्शन जो है, वो तीनों क्षेत्रों से हो जाता है और तीनों क्षेत्रों में आय का अंतर्प्रवाह चलता रहता है। अब ये तो बात हुई कि द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और खुली अर्थव्यवस्था में आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है, वो कैसा होता है। अब यूनिट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जिस पे हम और बात करेंगे। जैसे चक्रीय प्रवाह के बाद एक इस यूनिट में कंपोनेंट आता है प्राइवेट इनकम, जिसको हम कहते हैं निजी आय। तो निजी आय क्या होती है? निजी आय बेसिकली जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं जो नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनएनपीएफसी। अगर हम इसमें ट्रांसफर पेमेंट अर्थात हस्तांतरण आय उसको जोड़ देते हैं और इसके बाद जब लोक ऋण जो है उसमें हम इंटरेस्ट जो आता है उसको भी जोड़ देते हैं, अर्थात जो हमारा निजी आय है वो प्राइवेट इनकम एनएनपीएफसी प्लस ट्रांसफर पेमेंट और प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, इतनी चीजों को हम अगर जोड़ देते हैं और उसमें से जो सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी और प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो मिलता है वो है निजी आय। तो निजी आय भी राष्ट्रीय आय अकाउंटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करती है। इसी तरह से वैयक्तिक आय का भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम निजी आय में से जो कारपोरेट सेक्टर का अवितरित लाभ है और जो लाभ कर है, इन दो क्षेत्र चीजों को माइनस कर देते हैं, तो हम वैयक्तिक आय प्राप्त कर देते हैं, अर्थात प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्स।
तो ये चीज़ें हमारी व्यक्तिक आय में आ जाती हैं। तीसरा है व्यय योग्य आय, ये बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है क्योंकि यही अर्थव्यवस्था में माँग का सृजन करता है। व्यय योग्य आय क्या होती है? व्यय योग्य आय का मतलब होता है, जो आय हम अपने उपभोग पर खर्च कर सकें, सारी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद। जैसे कि हम बात करें अगर, तो व्यय योग्य आय में हम बात कर सकते हैं कि अगर जो हमारी अ पर्सनल इनकम है, वैयक्तिक आय है, जिसकी चर्चा अभी हमने पहले की, उसमें से अगर हम प्रत्यक्ष करों को घटा दें, अर्थात हम अपनी वैयक्तिक आय में से, जिसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं, उसमें से अगर प्रत्यक्ष कर की मात्रा को घटा दें, माइनस कर दें, तो जो आय मिलती है, उसको हम कहते हैं व्यय योग्य आय। अर्थात वो एक ऐसी आय है, जो अर्थव्यवस्था में हम अपने उपभोग व्यय के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल इनकम और व्यय योग्य आय दोनों में अंतर है। टोटल इनकम में टैक्स का पार्ट इंक्लूड होता है, लेकिन व्यय योग्य आय में टैक्स का पार्ट नहीं होता है। वो फुल्ली आय डिवोटेड टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो ये एक प्राइवेट इनकम, दूसरा हमने कहा पर्सनल इनकम, और तीसरा जो है, जो हमने कहा कि व्यय योग्य आय, ये 3 कॉन्सेप्ट इस राष्ट्रीय लेखांकन में और महत्वपूर्ण है। दूसरी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा-सा इसमें आता है। तो जीडीपी और जीएनपी में अगर हम एक बात करें, तो अगर आप बात करें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात आप ना करें, अगर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो, अर्थात उस अर्थव्यवस्था का जो है ना कोई एक्सपोर्ट हो, ना कोई इम्पोर्ट हो, तो वहाँ पे क्या होगी? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी होगी। अर्थात जीडीपी क्या है? एक अर्थव्यवस्था के द्वारा उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उसके जो अ, सीमा है, भौगोलिक सीमा जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंतर्गत जितनी भी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रोड्यूस की जाती हैं, उनका जो मार्केट वैल्यू होता है, वो जीडीपी कहलाता है, जिसमें फ़ॉरेन का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं है। अर्थात उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी फ़ॉरेन नेशनल्स भी हैं, उनकी भी द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं, उस आय को भी हम जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करते हैं। लेकिन जीएनपी में थोड़ा अलग है। जीएनपी में जो नेशनल्स हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो नेशनल्स हैं, उनकी ही आय को शामिल करते हैं। अर्थात इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आ जाता है। अब एक्सपोर्ट क्या है? जैसे भी हम कोई भी चीज़ आर्टिकल फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ से जो है मँगाते हैं, तो वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम जीएनपी की बात करें, तो जीएनपी में जितने हमारे एक्सपोर्ट हैं और जितने हमारे इम्पोर्ट हैं, तो एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है, उसमें से इम्पोर्ट की क्वांटिटी को अगर हम माइनस कर देते हैं, जिसको हम एक्स माइनस एम के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा एक नेट एक्सपोर्ट हो जाता है। तो अगर एक्स माइनस एम 0 है, तो जीएनपी और जीडीपी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और अगर एक्स माइनस एम पॉजिटिव है, अर्थात एक्स इज ग्रेटर देन एम, ऐसा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, तो हमारी जो जीएनपी है वो ज़्यादा होगी जीडीपी से। अगर हमारा एक्स इज लेस देन एम, तो हमारी जीएनपी लेस होगी जीडीपी से। तो ये 3 रिलेशन होते हैं कि जो जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस है, बेसिकली वो है एक्स और एम का, या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। अब इसमें भी ये समझने की बात है, जैसे अगर हम हमारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो किसी विदेशी राष्ट्र में पढ़ने जाते हैं, तो इसका मतलब है सर्विसेज का क्या कर रहे हैं? हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। और अगर फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। या हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अगर फॉरेन कंट्रीज में सर्विसेज, सेवाएँ दे रहे हैं, तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम ले रहे हैं, तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो कंसाइनमेंट हो, सामान ही है, या गुड्स और सर्विसेज वो दूसरे कंट्री में जाके ही दी जा रही हैं। वो अपनी कंट्री से भी अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएँगे। तो ये चीज़ जानना है। तो जीएनपी और जीडीपी में बेसिक अंतर ये है। अब ये मार्केट प्राइस भी जीएनपी होती हैं और जो है साधन लागत पे होती हैं।
और जब भी हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं, चाहे जीएनपी की हो, चाहे जीडीपी, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, अर्थात उसमें कहीं न कहीं इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। लेकिन अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे बात करते हैं जीएनपी या जीडीपी की, तो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय हम जो है इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। अर्थात अगर हम बात करें जीएनपी एमपी, जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और अनुदान की मात्रा को जोड़ दें, तो वो फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम जीएनपी और जीडीपी की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। एक इसमें बात आती है एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जो हमने कहा जीएनपी है, जीएनपी क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट जो वैल्यू है, वही जीएनपी है। लेकिन इसमें हम एक्स प्लस एम प्लस एक्स माइनस एम, अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी ऐड कर देते हैं, या निवल निर्यात को भी हम ऐड कर देते हैं। लेकिन अब अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है, तो डिप्रिसिएशन को हमें माइनस करना होगा। डिप्रिसिएशन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी हमने 10,000 रुपए में खरीदी और उसकी लाइफ है 10 साल। तो अगर हम उसको 1 साल बाद बेचते हैं उस मशीनरी को, तो उसमें एक तरह से 1,000 रुपए माइनस हो जाएगा। 2 साल बाद उसमें 2,000 के बराबर, 3 साल बाद अगर उसको सेल करेंगे तो 3,000 के बराबर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डिप्रिसिएशन का मतलब ह्रास, उस मशीनरी में या उस आर्टिकल में कितना क्षय हुआ, वो डिप्रिसिएशन है। तो इसी तरह से अगर हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमें नेट मिल जाता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी। तो एनएनपी से हमें एक तरह से राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन का एग्जैक्ट फिगर आता है, और एनएनपी से फिर हमें जो है इनडायरेक्ट टैक्स, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, उस मात्रा को भी जो है हमें माइनस करना होगा। तो इस तरह से अगर उसको भी हम करते हैं, तो उसको कहते हैं एनएनपी एफ से, और प्लस अनुदान को जोड़ देते हैं। तो एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू एनएनपी एफ से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन दोनों ये जो कंपोनेंट हैं, चाहे हम बात करें जीडीपी की, चाहे हम बात करें जीएनपी की, चाहे हम बात करें एनएनपी की, चाहे हम बात करें एनडीपी की, तो ये 4 कंपोनेंट प्लस इनकी बात चाहे हम करें फैक्टर कॉस्ट पे, और चाहे हम करें इनकी बात जो है बाजार मूल्य पर, इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बेसिक प्राइस भी होता है, जिसपे हम जो है टैक्स एंड सब्सिडीज ऑन इंपोर्ट, तो जीडीपी एमपी माइनस टैक्स एंड सब्सिडीज ऑन इंपोर्ट अगर हम कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट बेसिक प्राइस। तो ये जो चैप्टर था अल्टीमेटली यही था, और इस पे आप देखिएगा बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो हमें राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू सो मच।